नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। क्या जिस जाति वाली योग्यता के कारण अजय मिश्रा टेनी को चुनकर प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी, आज वही ब्राह्मण होने वाली वजह ही टेनी को कुर्सी से हटाने में बीजेपी के लिए चुनौती बन गई? क्या पार्टी की एक तरफ टेनी पर बने दबाव और दूसरी तरफ चुनाव के बीच में फंसी पार्टी का फायदा कुर्सी बचाने में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और फिर टेनी महाराज उठा रहे हैं? और क्या इसी कारण वो कुर्सी बचाते हुए चल रहे हैं? तो क्या ये न कहें कि टेनी मिश्रा कहते हैं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। मंगलवार को सवाल पूछने पर आज तक का माइक हटाने वाले, बुधवार को सवाल पूछने पर पत्रकारों को धमकी देने वाले मंत्री अजय मिश्रा टेनी अब क्या कर रहे हैं? अब तक कुर्सी पर क्यों बचे हैं? टेनी को लेकर बीजेपी क्यों इधर दबाव उधर चुनाव की हालत में आई? आपको इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए गृह मंत्रालय के बाहर संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह, संसद के भीतर आज तक संवाददाता मौसमी सिंह, संसद के बाहर संवाददाता सुप्रिया भारद्वाज, लखनऊ में संवाददाता कुमार अभिषेक रिपोर्ट तैयार करते हैं। इस धमकी के बाद जिन अजय मिश्रा टेनी को पिछले दरवाजे से मंत्रिमंडल से निकालने की मांग विपक्ष करता है, वो अजय मिश्रा टेनी खुद पिछले दरवाजे से ही अपनी कुर्सी संभालने दिल्ली में पहुंचते हैं। वो पिछले दरवाजे से केंद्रीय गृह मंत्रालय में आए और इसी पिछले दरवाजे से केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाहर गए। इसके बाद पता चला कि गृह मंत्रालय के कमरा नंबर 119 में बैठकर अजय मिश्रा टेनी अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे। संसद में जिनकी बर्खास्तगी को लेकर प्रश्नकाल में प्रश्न राहुल गांधी उठाते हैं। सर, जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें माननीय सदस्य जहाँ कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, आपके बारे में हमें बोलने देना चाहिए। संसद के भीतर कांग्रेस समेत विपक्षी नेता बीजेपी सरकार को टेनी को हटाने के लिए घेरते हैं। संसद के बाहर सड़क पर आए तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं। दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर लखनऊ में विधानसभा के बाहर बीजेपी को विपक्षी नेता घेरते हैं। अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। तमाम विपक्षी दलों ने आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है। इस वक्त समाजवादी पार्टी के विधायक और विधान परिषद के लोग मौजूद हैं और उनके हाथों में वो तख्तियां हैं जिसमें बाकायदा गाड़ियों से जो किसान कुचले जा रहे हैं। यानी एसआईटी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक जो आशीष कुमार मिश्रा उर्फ मोनू भैया किसानों को साजिश रचकर जान से मारने की नियत से कुचलने के आरोपी हैं, उनके मंत्री पिता अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी महाराज पत्रकारों को धमकी और धक्का देने के बाद अभी कुर्सी पर संकट की चिंता से दूर गृह मंत्रालय में बैठक करते हैं। देश में नैतिकता बची है। अगर नैतिकता होती तो कब के टेनी इस्तीफा दे गए होते। जो भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है। उसमें जो है वो किसी को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। नैतिकता की बात जहां सबसे ज्यादा होती रही, वहीं पर अगर टेनी की कुर्सी सुरक्षित है तो कुछ तो कारण होगा। अजय मिश्रा के पास कौन सा गुरु मंत्र है या सुरक्षा कवच जो उन्हें हटा नहीं पा रहा, ना उनसे इस्तीफा दिला पा रहा है? बीजेपी के लिए अगर उनका इस्तीफा लेना पड़ा तो बीजेपी कैच 22 सिचुएशन में होगी। इसलिए क्योंकि ब्राह्मणों को नाराज करने का बीजेपी जोखिम फिलहाल नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि पत्रकारों से हुए दुर्व्यवहार के बाद उन्हें दिल्ली तलब तो कर लिया गया, लेकिन फिलहाल कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक दिखाई नहीं देती। क्या इसका एकमात्र कारण अजय मिश्रा टेनी का ब्राह्मण होना है, जिस प्रमुख वजह से 5 महीने पहले अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने का दावा रहा? अब उन्हीं ब्राह्मण मंत्री मिश्रा जी को हटाना क्या कठिनाई पैदा कर सकता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावों में पहले ब्राह्मण वोट का हिसाब लगाएं तो 2014 में यूपी में ब्राह्मण वोट 72% हिस्सा अकेले बीजेपी पाई थी। 2019 में यूपी में ब्राह्मण वोट का 82% हिस्सा अकेले बीजेपी को मिला था, यानी 10% ज्यादा। अब मजबूत रूप से जुटे इसी ब्राह्मण वोट बैंक के टूटने का डर क्या बीजेपी को है?
क्या विशेष कारण के लिए इस मंत्री को आप बर्खास्त नहीं कर पा रहे? क्या निर्वाचन जीतना इतना महत्वपूर्ण हो गया कि अब मंत्री पद की गरिमा भी नहीं रहेगी? कोई बोलता तो नहीं, लेकिन अगर आंकड़ों को खंगाले तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के नतीजे में 77 सीट ऐसी रहीं जहां 10,000 वोट के अंतर से जीता प्रत्याशी विधायक बना। 10,000 के मार्जिन से जीत हार तय होने वाली 77 सीट में 36 सीट बीजेपी ने ही जीती थी। उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ ब्राह्मण मतदाता हैं। इस हिसाब से 403 विधानसभा में उन्हें बांटे तो लगभग 50,000 ब्राह्मण वोटर प्रति असेंबली सीट। ऐसे में जिन्हें ब्राह्मण वोट के लिए मंत्री बनाया गया उन पर ही कार्रवाई होती दिखेगी तो संभव है कि ब्राह्मण वोटों की नाराजगी का असर कम से कम सीधे 77 सीट पर तो पड़ ही सकता है। लेकिन दिक्कत यह कि टेनी की कुर्सी अगर ब्राह्मण वोट के नाम पर बचती है तो फिर ओम प्रकाश राजभर समेत दूसरे विपक्षी नेता इसी का मुद्दा बनाकर पिछड़ा वर्ग को बीजेपी के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। बर्खास्त करो, उठाओ उसको, बुलडोजर लेके चलो, अपनी पुलिस लेके जाओ, बुलडोजर चलाओ, हिम्मत है तो। खाली जो है बुलडोजर चलाओगे अहिर के यहाँ, भार के यहाँ, चौहान के यहाँ, बीन के यहाँ, खंगार के यहाँ, आरक के यहाँ, बंसी के यहाँ, बंजारा के यहाँ, बहेलिया के यहाँ, गोंड के यहाँ, लोहार के यहाँ, खाली बुलडोजर चलाओगे? खाली ड्रामा फानते हो। यानी टेनी की कुर्सी बचाना भी खतरे से खाली नहीं और टेनी की कुर्सी खींचना भी कम खतरे का सियासी सौदा नहीं। राजनीति के इसी नफा नुकसान के खेल में नैतिकता, पारदर्शिता, न्याय संगत और रूल ऑफ लॉ जैसी लोकतंत्र की अहम बातें शायद अभी भुलाई गई हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह, सुप्रिया भारद्वाज, हिमांशु मिश्रा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में एक दिल्ली और दिल्ली एनसीआर का इलाका और जनता को इसी प्रदूषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन की विशेष बेंच ने हर कीमत पर दिल्ली और एनसीआर के इलाके में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा रखी है। लेकिन सरकारें और एजेंसियां कंबल ओढ़कर सो रही हैं। हवा को दम घोटने लायक बनाने के लिए रात के अंधेरे में बड़े बड़े साइट्स पर निर्माण कार्य चल रहा है। मानो ये मान लिया गया है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। निर्माण कार्य पर रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर कानून के आदेश को खोदा जा रहा है। दिल्ली सरकार के तमाम दावों के बावजूद विधानसभा से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर कानून के निर्देशों को धूल धूसरित किया जा रहा है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के दफ्तर से कुछ ही दूरी पर धूल धूल किया जाता है कानून को। दिल्ली एनसीआर में कानून से खेलकर आपकी सांसों में जहर घोलने की छूट देने वालों के खिलाफ आज तक की दस्तक। अरे सर कहाँ भाग रहे हैं, आप तो सरकारी आदमी हैं। अरे सर बात तो सुनिए। क्या यही कारण है गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सख्त होकर कहना पड़ा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 24 घंटे का वक्त दे रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकारें कुछ करें या फिर कोर्ट ही कदम उठाएगा। दिल्ली सरकार तो लगता है सिर्फ प्रचार पाने की कोशिश में लगी रहती है। प्रदूषण रोकने का जिम्मा जिन पर है वो एजेंसियां, वो सरकारें अपनी जिम्मेदारी रात के अंधेरे में भूल जा रही हैं। यही हकीकत देश को दिखाने के लिए आज तक संवाददाता नितिन जैन निकलते हैं। वक्त है सुबह के 4 बजे, जगह नेताजी नगर, नई दिल्ली। बड़ा सा गड्ढा, चारों तरफ ट्रकों की कतार, खनन का काम होता है। तस्वीरें देखकर लगेगा ये झारखंड, छत्तीसगढ़ की कोई खदान है। इन तस्वीरों को देखकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैरान हो जाएंगे, ये जानकर कि हर तरह के निर्माण कार्य को प्रदूषण की वजह से रोकने के निर्देश के बावजूद भारत की सर्वोच्च अदालत से आधे घंटे से भी कम दूरी पर डीजल ट्रक मिट्टी भरते नजर आते हैं। जेसीबी मिट्टी नहीं खोद कर भर रही सिर्फ, बल्कि जनता की सांसों में प्रदूषित हवा को और जहरीला करने का काम करती है।
यह है देश की राजधानी का इलाका नई दिल्ली और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से रात के अंधेरे में सरेआम खुदाई चल रही है। बड़े बड़ी जेसीबीज लग रही हैं, ट्रकों में मट्टी भरी जा रही है और ये तब है जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जिसमें साफ कहा गया है कि किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। और आप देखिए यहाँ पर ट्रकों की लाइन लगी हुई है और ये सारे ट्रक डीजल से चलते हैं, जेसीबी डीजल से चल रही है और मट्टी का खुदाई का काम चल रहा है और मट्टी जो कि डस्ट फैलाती है और बड़े पैमाने पे चल रहा है। ये ठेका शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से एनबीसीसी इंडिया को दिया गया। यहाँ निर्माण का काम एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर की देखरेख में हो रहा। ये ब्रेकर मशीन है। ये मशीन मजबूत चट्टानों को तोड़कर खुदाई में काम आती है। ये ब्रेकर मशीन सिर्फ ईंट पत्थर चट्टान नहीं तोड़ रही, दिल्ली में लोगों को प्रदूषित हवा के बीच सांस लेने की उम्मीद भी तोड़ रही है। लेकिन साइट इंजीनियर कहते हैं काम तो बंद है, कैमरा बंद कर दीजिए। बंद ही है सर, कहाँ चल रहा है? बंद है। बंद है ना ये? हाँ जी सर, बंद ही है। नहीं चलना चाहिए सर, हमारा जो है वो तो बंद ही है, सारे मशीनें वगैरह सारी बंद है। वीडियो तो रहने दीजिए, वीडियो का बनाते रहेंगे। आज तक संवाददाता नितिन जैन के सवालों का जवाब साइट इंजीनियर दे नहीं पाए। बस फर्क यह आया, रात के अंधेरे में नियम तोड़कर कंस्ट्रक्शन का काम पहले जहां जारी था, वहां आज तक के सवालों के बाद काम तुरंत रोककर मजदूरों को हटाया गया। जब आप सांस सुरक्षित दे सके इसका जिम्मा उठाने वाले अफसर, एजेंसियां खर्राटे मारकर सोते हैं, तब आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के संवाददाता नितिन जैन निकलते हैं, एक ट्रक का पीछा करते हैं। वो आकर कहां रुकता है? दिल्ली का वजीराबाद पुल डी। वक्त देर रात 2 बजे। मेट्रो निर्माण का काम यहां चल रहा है। यहां भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और सरकार के दावों को जमीन में धंसा देने का काम चलता दिखा। बड़ी बड़ी मशीनों से खुदाई का काम हो रहा। मेट्रो के पिलर को सीमेंट कंक्रीट से भरा जा रहा, जो काम दिल्ली में अभी होना ही नहीं चाहिए, ताकि प्रदूषित हवा में निर्माण सामग्री के कण घुलकर आपका सांस लेना दूभर ना कर दे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी देश की राजधानी के अंदर रात में मेट्रो का काम चल रहा है चोरी छिपे। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक कंक्रीट का पंप है जो यहाँ पर कंक्रीट के पिलर की भरपाई कर रहा है। ये आप यहाँ मैं अपने कैमरामैन दीपक से कहूँगा दिखाएगा कि किस तरीके से इसकी फिलिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है कि किसी भी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन का काम एक्चुअल में इस सब चीज़ के लिए हमारा एडमिन डिपार्टमेंट है। एडमिन डिपार्टमेंट का बंदा पहुंच रहा है यहाँ पे। आप उनसे बात कर लीजिए, वो लोग आ रहे हैं 5 मिनट में। ऑलरेडी कॉल कर दिया उनको। तो आप मान रहे हैं कि ये काम चल रहा है? उस चीज़ के लिए मैं ना नहीं कर सकता ना सर, अभी काम देख। हैरानी इस बात की, दम घोटने वाले प्रदूषण को बढ़ावा देने वाला ये सारा काम सरकारी है। दिमाग आपका घूम जाएगा और जज साहब को बहुत गुस्सा आएगा ये जानकर कि प्रदूषण फैलाने की छूट की कीमत भी है 500 रुपए। दिल्ली में नोएडा कालिंदी कुंज बॉर्डर पर रात के 12 बजे, जहां बॉर्डर पर डीजल ट्रकों की एंट्री पर रोक है, लेकिन ये एंट्री मिलती है ड्राइवरों के मुताबिक 500 रुपए में, जिसका सच पूछने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी भागने लगे। बता दीजिए आप वहां कर क्या रहे थे? क्या नाम है आपका? अच्छा नाम तो बता दीजिए सर, नाम तो बता दीजिए ना। नाम तो बता दीजिए सर। अरे सर बात तो सुनिए। अरे सर कहाँ भाग रहे हैं आप? तो सरकारी आदमी हैं। अरे सर बात तो सुनिए। यानी हकीकत ये कि प्रदूषण रोकने वाली एजेंसियां कंबल ओढ़कर सो रही हैं। आपके फेफड़ों को कमजोर करने के लिए रात के अंधेरे में रोक के बावजूद खनन का काम चल रहा, मेट्रो का काम चोरी छिपे चल रहा, ट्रांसपोर्ट विभाग पुलिस वाले पैसे देकर डीजल के ट्रकों की एंट्री करा रहे, डस्ट बेचने का काम आपकी सांसों की कीमत पर हो रहा। क्या आज तक की इस दस्तक के बाद अब जागेंगी सरकारें और प्रदूषण को रोकने के नाम पर मोटी तनख्वाह पाने वाले अफसर और एजेंसियां? हिजबुल्लाह के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। आज ही उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन से मौत का कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है। मैं चाहे ये करूंगा, मैं चाहे वो करूं। यही सोचकर सरकारों ने देश में कोरोना से मौत का सही आंकड़ा नहीं दिया?
आंकड़ों के इसी हेरफेर में अब गुजरात की सरकार को सच बताना पड़ा है। हमारी संवाददाता गोपी घांगर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कितनों को ऑक्सीजन नहीं मिली, कितनों को अस्पताल में बेड नहीं मिला, कितनों को दवाई और सही इलाज नहीं मिला। ये सब सटीक बताना तो दूर, देश के तमाम राज्यों ने कोरोना से अपने नागरिकों की मौत के आंकड़ों को भी छिपाने बताने का खूब खेल खेला। एक वोट, एक विधायक की चिंता करने वाली सरकारों ने कोरोना से मारे गए एक एक नागरिक का आंकड़ा संवेदनशीलता से गिनना जरूरी नहीं समझा। तभी तो गुजरात में सरकार ने कोरोना से मृतकों की संख्या जहां 10,099 बताई थी, अब गुजरात में सरकार कहती है कि कोरोना से जान गंवाने वाले 22,000 मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार का सरकारी मुआवजा बांट दिया, जबकि 38,000 लोग गुजरात में एप्लीकेशन दे चुके हैं। एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में भी किया है। आज तक में कुल एप्लीकेशंस 38,000 एप्लीकेशंस आई हैं, उसमें से ज्यादातर 22,000 जिन्होंने अप्लाई किया है ऐसे लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर से ऑनलाइन 50,000 हर एक को गुजरात सरकार ने उनके बैंक के अकाउंट में भेज दिए हैं। यानी अकेले गुजरात में ही जितने लोगों की जान जाने की वजह कोरोना सरकार ने बताई, उससे 3 गुना ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। मौत नकारने और छिपाने का खेल पहले कैसे हुआ, सबूत है ये लाइन। कोरोना में अस्पताल में एडमिट होने के लिए घंटों की लाइन लगी थी, तो वही मौत होने पर डेड बॉडी लेने के लिए भी घंटों तक लोगों को लाइन में खड़े रहना पड़ रहा था। और अब जब मौत हो गई है तो मौत की जो सहायता है उसे लेने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फॉर्म है उसके लिए भी यहाँ पे लाइन है। यानी पहले जिंदगी बचाने के लिए जिन्हें लाइन लगानी पड़ी, फिर जो मृत्यु हो जाने पर शमशान घाटों, कब्रिस्तानों की लाइन में थे, अब कोरोना से जीवन खत्म होने पर मुआवजा लेने के लिए फॉर्म भरने की लाइन में उनके परिजन खड़े हैं। इसी लाइन में खड़े मिलते हैं 75 साल के यशवंत दोषी, जिन्होंने कोरोना की वजह से सिविल अस्पताल में अपनी पत्नी को खोया। अभी अपनी उन्हीं पत्नी की मौत कोरोना से होने का सबूत लेकर मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तर में फॉर्म भर रहे हैं। आज तक संवाददाता गोपी घांगर को यशवंत दोषी जैसे हजारों लोग जिनके अपनों की सांसों को कोरोना ने थाम दिया, ये सभी बताते हैं कि मौत को सरकार ने कोरोना से मृत्यु इसलिए नहीं माना क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट पर मृत्यु का कारण कोरोना ही नहीं लिखा जाता रहा। इसी कारण आंकड़े में घालमेल का जरिया सिस्टम के हाथ लगा। जो डेथ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट में कहीं पे भी कोरोना से मौत ऐसा कुछ लिखा गया था? ना, नहीं लिखा गया था। मेरे पत्नी की मौत हुई है और यहाँ असारवा में ये सिविल हॉस्पिटल में मंजूश्री में हुई थी मौत। ऐसे ही अब अपने पिता को कोरोना से खोने के बाद बुजुर्ग परिजन के साथ 13 साल का ओम आया है। अहमदाबाद के सरकारी दफ्तर में मुआवजा पाने वाली लाइन में फॉर्म भर रहा है। घर पर माँ और बहन है। यही फॉर्म और यही लाइन बताती है कि मौत के आंकड़े सही से पहले जुटाए ही नहीं गए। अहमदाबाद में सरकारी आंकड़ा कोरोना से मौत का 3,411 था। अभी मुआवजा 4,259 लोगों को दिया गया। गांधीनगर में 205 लोगों की मौत ही सरकारी आंकड़े में दर्ज थी। 769 मृतकों के परिजनों को अब तक मुआवजा दे दिया गया। राजकोट में मृत्यु का सरकारी आंकड़ा 726 था। अब 2,075 लोगों को सरकार ने 50-50 हजार रुपए दिए हैं। वडोदरा में ऐसे ही सिर्फ 788 लोगों की जान जाने का सरकारी दावा रहा, लेकिन बाद में सरकार ने 1,575 लोगों को मुआवजा दिया। कच्छ में 145 लोगों की मौत ही कोरोना से पहले बताई, अब 535 लोगों को मुआवजा मिला। 3 गुना आंकड़ा मौत का गुजरात में कोरोना से सरकारी दावे के बाद बढ़ चुका है। कांग्रेस इसे भी झूठा बताती है। झूठ बोलो, जोर से बोलो और पूरे जोश के साथ बोलो। ये जो गुजरात मॉडल इतने सालों के दौरान रहा है, अनफॉर्चुनेटली बड़े शर्म और दुख की बात है, आज कोरोना की पीड़ितों के साथ भी यही झूठ बोला जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी ने देश में कितनों की जान ली, किसी भी दल की राज्य सरकार हो बताती ही नहीं। ठीक इसी तरह राज्यों ने कोरोना से मृत्यु का सत्य भी छिपाया।
गुजरात में कहानी सामने आने लगी है, अन्य राज्यों का सच भी सामने आएगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। क्या ओमिक्रॉन के कारण भारत में कोरोना की तीसरी लहर आएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि हमारे देश भारत में पिछले 24 घंटे के अंदर ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हमारे देश में ओमिक्रॉन के मामले 78 से बढ़कर 87 हो चुके हैं। ब्रिटेन में रिकॉर्ड मामले सामने आने के बाद फ्रांस ने ब्रिटेन से आने जाने के लिए यात्रा पर रोक लगाने की घोषणा कर दी है। फ्रांस का यह कदम दिखाता है कि पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर किस कदर चिंता बढ़ गई है। अगर आप सोचते हैं कि ओमिक्रॉन हल्के लक्षणों वाला कोरोना का वेरिएंट है, तो आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। अगर आप कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट को हल्के में ले रहे हैं, तो फिर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिए। ये तस्वीर अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग है, वो ऐतिहासिक इमारत जो पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों के फसाद की वजह से चर्चा में आई थी। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिकी लोकतंत्र का मंदिर माने जाने वाली इस इमारत के चारों तरफ ओमिक्रॉन का खौफ क्यों तैर रहा है? क्यों अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य इस तरह से बैटरी से चलने वाली कैंडल लेकर इस तरह मौन में खड़े हैं? दरअसल कैपिटल हिल में इस मौन के पीछे एक आंकड़ा है जो दुनिया और भारत के लिए एक खतरे की घंटी है। सबक है कि अगर आपने कोरोना और उसके वेरिएंट को हल्के में लिया तो भारी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 8 लाख के पार पहुंच गई है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस साल जनवरी से अब तक 4.5 लाख अमेरिकी कोरोना का शिकार हो गए हैं। यानी अमेरिका में कोरोना की शुरुआत से अब तक हुई मौत में 57% लोग इसी साल मारे गए हैं। इस तरह अमेरिका के राज्य नॉर्थ डकोटा में रहने वाली 7,62,000 की आबादी से ज्यादा लोगों को कोरोना अमेरिका में अपना शिकार बना चुका है। ये आंकड़े अमेरिका में कोरोना से मची तबाही बताने के लिए काफी, लेकिन अमेरिका में जिस तरह से ओमिक्रॉन की रफ्तार बढ़ रही है, उससे लगने लगा है कि महामारी सुपर पावर की इससे भी बड़ी परीक्षा लेने की तैयारी में है, जिसकी वजह ये है। It was an extraordinary accomplishment. Everyone was so excited. We said, yes, this is how we're going to get through this pandemic. We have a vaccine that works. It's respect for them, and they don't get the credit they deserve for the speed at which they brought this to market and how effective it has been. We still have 30% of New Yorkers who are not fully vaccinated. This is a crisis of the unvaccinated. अमेरिका कोरोना से कितना बुरी तरह प्रभावित है, उसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि वहाँ पर पिछले 24 घंटों में 1,36,590 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। यानी अमेरिका में वैक्सीन को लेकर उदासीनता वहाँ की सरकार को चिंता से भर रही है। वहाँ लोग मर रहे हैं और दुनिया की बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं से लैस सुपर पावर खुद को लाचार महसूस कर रही है। कोरोना किस तरह से अमेरिका की महाशक्ति वाली छवि को प्रभावित कर रहा है, ये समझने के लिए आप आज तक संवाददाता अंजना ओम कश्यप की पुरानी रिपोर्ट देखिए, जो उन्होंने अमेरिकी यात्रा में तैयार की थी। जो चले गए उनके नाम सिर्फ संदेश रह गया। जी हाँ, हम मौजूद हैं वॉशिंगटन डीसी में, उसी कोविड मेमोरियल में जहां पर आज भी आंकड़ा बताता है कि 6,81,510 अमेरिकियों ने अपनी जिंदगी कोविड की वजह से गंवा दी। ये आंकड़ा सबसे बड़ा स्मारक बनकर यहाँ पर मौजूद है और ये स्मारक और इसकी अथाह परिस्थिति को आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कहां से कहां तक ये पूरा नजारा जाता है, जैसे एक सफेद खेती हो, शोक की लहर हो, और ये शोक की लहर जो पूरे इस हिस्से में दिखाती है, यहाँ वाला नजारा दिखाइए। जहां जहां तक नजरें जा रही हैं, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सफेद शोक की एक ऐसी चादर है जो शायद कभी ये दुनिया भुला नहीं पाएगी। अमेरिका में कोरोना से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। मिशिगन जैसे राज्यों में अस्पताल में बेड नहीं है और लोग परेशान हैं। अमेरिका से सबक सीखकर ब्रिटेन अपने लोगों को बूस्टर डोज देने में पूरी ताकत से जुट गया है, क्योंकि ब्रिटेन में भी कोरोना तेज रफ्तार से फैल रहा है। ब्रिटेन में बुधवार को 78,610 नए कोरोना के केस मिलने से हड़कंप मच गया।
ब्रिटेन में इतने ज्यादा केस करीब 12 महीने बाद सामने आए हैं। इससे पहले इसी साल 8 जनवरी को 68,053 केस मिले थे। This is a really serious threat at the moment. How big a threat? There are several things we don't know, but all the things that we do know are bad. And the principal one being the speed at which this is moving. It is moving at an absolutely phenomenal pace. ओमिक्रॉन को लेकर ब्रिटेन का डर इसलिए भी है कि पिछली बार जब कोरोना का विस्फोट हुआ था तब देश में लॉकडाउन था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दुनिया भर के देशों की तरह ब्रिटेन में क्रिसमस की तैयारियां हो रही हैं। लोग कोरोना की पाबंदियों से ऊब चुके हैं और महामारी अपने सबसे खतरनाक रूप में है। I am afraid there will be an increasing number of Omicron patients going into the NHS, going into hospital, going into intensive cares, and the exact ratios we don't yet know, but that there will be substantial numbers, and that will begin to become apparent, in my view, fairly soon after Christmas. अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में ओमिक्रॉन जिस रफ्तार से फैल रहा है, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले वक्त में ओमिक्रॉन को रोकना मुश्किल होगा। 77 countries have now reported cases of Omicron, and the reality is that Omicron is probably in most countries, even if it hasn't been detected yet. Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant. We're concerned that people are dismissing Omicron as mild. पश्चिमी देशों में ओमिक्रॉन का बढ़ता संक्रमण भारत जैसे देशों के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि भारत घनी आबादी वाला देश है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत कोरोना की दूसरी लहर दुनिया के सामने बेपर्दा कर चुकी है। इसीलिए WHO ओमिक्रॉन से सावधान रहने की सीधे सीधे शब्दों में चेतावनी दे रहा है। People are dismissing Omicron as mild. Surely, we have learned by now that we underestimate this virus at our peril. अमेरिका ने कोरोना को हल्के में लिया और वो अपने 8 लाख लोगों से हाथ धो बैठा। इसीलिए कैपिटल हिल की ये तस्वीर दुनिया के लिए एक सबक और खतरे की घंटी दोनों है कि ओमिक्रॉन से सावधान हो जा। आज तक ब्यूरो। अमेरिका की सिविल वॉर में 7.5 लाख लोग मारे गए थे, लेकिन अकेले कोरोना ने 8 लाख अमेरिकियों की जान ले ली। ओमिक्रॉन के केस अमेरिका में भी लगातार बढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि जिस ओमिक्रॉन को बूस्टर डोज भी रोकने में नाकाम हो, उसका मुकाबला भारत कैसे करेगा। ये मिस यूनिवर्स बनकर भारत लौटी हरनाज संधू हैं, जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बावजूद सीधे अपने घर चंडीगढ़ नहीं जा सकी और इन्हें ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के चलते 7 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग ने हरनाज के सैंपल भी लिए। 8वें दिन रिपोर्ट आने के बाद इजराइल में विजेता रही हरनाज को 7 दिन तक सेल्फ मॉनिटर भी करना होगा, तब जाकर वो आम लोगों की तरह घूम फिर सकेंगी। भारत में सख्ती की वजह ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले हैं। देश में ओमिक्रॉन के कुल 78 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 32 मामले अकेले महाराष्ट्र से हैं। राजस्थान में 17, दिल्ली में 10, केरल में 4, गुजरात में 5, कर्नाटक में 3, आंध्र प्रदेश में 2 और एक मामले पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ और तमिलनाडु में सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में भी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। उसी से सबक सीखकर राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में नए साल से पहले तक यानी 31 दिसंबर तक मुंबई में धारा 144 लगा दी है। सरकार को डर है कि कहीं क्रिसमस और नए साल के जश्न के बीच ओमिक्रॉन जैसा सुपर स्प्रेडर बेकाबू न हो जाए। मुंबई पुलिस ने ये सख्त हिदायत दी है मुंबई वासियों को कि हर कीमत पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। अब धारा 144 लगाई गई है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि क्रिसमस सेलिब्रेशंस पर और न्यू ईयर सेलिब्रेशंस पर मुंबई पुलिस की खासी पैनी नजर रहेगी। मुंबई में धारा 144 लगाए जाने के साथ ही पुलिस भी सक्रिय हो गई है। मुंबई में लोगों की जांच की जा रही है, लेकिन फिर भी कोरोना के मामले थमते नजर नहीं आ रहे। ये एक्टर संजय कपूर का घर है, जिनकी बेटी शनाया
कोरोना की चपेट में क्या आई? सुबह सुबह बीएमसी की टीम सैनिटाइजेशन के लिए पहुंच गई। बॉलीवुड कोरोना से सहमा हुआ है। कुछ दिन पहले ही बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान और अमृता अरोड़ा कोरोना पॉजिटिव पाई गयी। उनके बाद सोहेल खान की पत्नी सीमा खान और शनाया की मां महीप कपूर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। अब शनाया भी वायरस की चपेट में है। मुंबई की तरह दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफा हो रहा है। 4 नए मामले सामने आने के बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या 10 हो चुकी है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली के LNJP अस्पताल में ओमिक्रॉन मरीजों के लिए रिजर्व बेड की संख्या 40 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 10 में से 9 मरीजों का इलाज भी इसी अस्पताल में चल रहा है। कुल 10 केसेस कंफर्म हो चुके हैं अभी तक, और जो केसेज हैं 10 कंफर्म है। LNJP में भी 40 लोग हैं जो 38 पॉजिटिव हैं, और आज सुबह भी 8 पेशेंट और आए हैं एयरपोर्ट से। तो जो बाहर से पेशेंट आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनमें से चेक करने में काफी लोग अभी पॉजिटिव पाए। दिल्ली जैसे महानगरों में जहां प्रशासन तैयारियों के स्तर पर काम कर रहा है, तो वहीं छोटे शहरों में प्रशासन की अपनी समस्याएं हैं। मुरादाबाद में अब तक 519 लोग विदेश से लौटे हैं, जिनमें से 130 लोगों को स्वास्थ्य विभाग ट्रेस नहीं कर पा रहा। इसकी वजह विदेश से लौटे लोगों का गलत पता और फोन नंबर देना है। 519 आज शाम तक 519 लोगों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, तो अभी चिन्हित कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका चिन्हीकरण नहीं हो पा रहा है? हाँ, करीब 1 से 30 के आसपास ऐसे लोग हैं जिससे हमारा भी संपर्क नहीं हो पाया है। मुरादाबाद की तरह आंध्र प्रदेश में भी 30 से ज्यादा लोग विदेश से लौटकर लापता हो चुके हैं। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए आज तक।